हर बात के लिए पंडित नेहरू को ले आते हैं, हर बात के लिए इंदिरा गांधी को ले आते हैं, हर बात के लिए आज़ादी के समय के जो हालात थे उसको ले आते हैं कि मोदी क्या जी किया 70 सालों में कांग्रेस ने। अगर कुछ नहीं किया तो आप बेच क्या रहे हैं। हमारे गठबंधन के साथी हैं जो उनके घर ईडी सीबीआई भेजी जाती है, डरा कर धमका कर उन्हें तोड़ा जाता है। तो ये सारे प्रोसेस चलते रहे। आप इसको ईमानदारी बोलती हैं कि चुनाव से पहले आप सिर्फ धर्म के नाम पर और पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ईमानदारी है? उन्होंने क्या हाथरस की बिटिया मनीषा वाल्मीकि के लिए आवाज़ उठाया? क्या मणिपुर जब चल रहा था, मणिपुर में जब महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही थी, तब कहाँ थी स्मृति ईरानी जी? कि असली आज़ादी 14 के बाद मिली है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? कि इस महिला पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और इसे सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि वो माताएं और बहनें जिन्होंने अपने छोटे छोटे जेवर दे दिए थे जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और जब पैसों की ज़रूरत थी, कितनी महिलाएं लाठी खाई हैं, कितने पुरुष लाठी खाए हैं, बच्चे लाठी खाए हैं, कितने हमारे बुजुर्ग शहीद हुए हैं। और जब हम बोलते हैं टीवी पर तो हमारे बीच में एंकर बोल देते हैं, और जब भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं तो उन्हें बोलने दिया जाता है जितना। जब हम अपना पक्ष रखते हैं तो बीच बीच में एंकर इंटरप्ट करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट सब इंटरप्ट करते हैं। और देश की जनता राहुल जी के मोहब्बत के दुकान के साथ है, मोहब्बत के दुकान खोलने में विश्वास करती है और भाजपा के नफरत के दुकान को बंद कर दी। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं खास मेहमान ज़ेबा खान। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही थी कि अब की बार मोदी सरकार, वो भी 400 के पार, क्या वाकई में सरकार जो है वो 400 का आंकड़ा जो पार कर चुकी है? विपक्ष की क्या भूमिका रही? इंडिया गठबंधन जो डंके की चोट पर कह रहा था कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, सोशल जस्टिस की सरकार बनेगी, असल में तो हमें दिखाई दे रहा है कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीति जी। आप जिस तरीके से लगातार मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे थे, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इतने सीट तो देश की जनता ने हमें दिया, हम पर विश्वास किया। मैं इसके लिए जो मैंडेट जनता ने दिया है उसके लिए देश की जनता का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और आप निधि जी ये देखिए कि ये चुनाव हमने लड़े कैसे थे? हम आराम से तो लड़े नहीं थे, बिल्कुल जनता, सरकार हमारी बन रही होती। अगर ये लगातार ईडी सीबीआई और इस तरह परेशान भारतीय जनता पार्टी नहीं की होती। देखिए, जनता द्वारा चुने गए सबसे बड़े विपक्ष पार्टी का जो ये लोग पूरा फ्रीज कर देते हैं अकाउंट को, और जस्ट इलेक्शन से पहले, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। तो सोचिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। जो पार्टियां इलेक्शन में जा रही हैं, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे, तो ये सब तरह तरह से टॉर्चर हुआ। हम सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ रहे थे, सिर्फ ये आम इलेक्शन नहीं था, भाजपा के साथ पूरे सरकारी तंत्र के साथ लड़ रहे थे, जिसको भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। और दिल्ली गवाह है, मैं भी दिल्ली में बैठी हूँ, दिल्ली गवाह है कि किस तरह जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को भाजपा जो है वो जेल भेज देती है। झारखंड में वही होता है। और जो हमारे गठबंधन के साथी हैं जो आराम से गठबंधन को नहीं तोड़ते हैं, उनके घर ईडी सीबीआई भेजी जाती है, डरा कर धमका कर उन्हें तोड़ा जाता है। तो ये सारे प्रोसेस चलते रहे। तो आप हमारी नज़रों से देखिए तो ये बहुत बड़ी जीत है और जनता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नफ़रत को नकारा है और मोहब्बत को जगह दी है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा जो है, बीजेपी अपने दम पर तो सरकार नहीं बना रही है, अपने सहयोगी साथियों की ज़रूरत है उन्हें, वो भी नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। तो आगे आगे देखिए, अभी तो बहुत शुरुआत है, आगे आगे क्या होता है वो देखिए। वो प्रधानमंत्री मोदी जो किसी को नहीं पूछते थे, बड़े बड़े पार्टी के लीडर्स तक को नहीं पूछते थे। बहुत जगह बहुत बार तस्वीरों में ऐसे आया कि जो एलके एडवाणी की, उनको ऐसे नमस्कार कर रहे हैं, मोदी जी आगे बढ़ जा रहे हैं। मतलब ये भी नहीं कि बड़े बुजुर्ग हैं पार्टी का, उनका आशीर्वाद लेकर चला जाए। ये इतना अहंकार था उनका, तो इस अहंकार को जनता ने तोड़ा है निधि जी। आज देखिए, तस्वीरें आ रही थी, मोदी जी लगातार बीजेपी के लीडर से मिलने जा रहे हैं। तो ये तीसरी बार ये किसके वजह से हुआ? इंडिया गठबंधन और इस देश की जनता ने इनके अहंकार को तोड़ा है, तब आज ये मिलने जा रहे हैं, किसी को रिस्पांस दे रहे हैं।
आप एक आरोप लगा रहा था विपक्ष लगातार एनडीए गठबंधन पे और मोदी सरकार पे, बेसिकली मोदी सरकार पर, कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से मोदी जी सत्ता में बहुमत से आ रहे हैं। वो टैबू तो खत्म हो गया क्योंकि मोदी जी ईमानदारी के साथ जनता ने उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए भेजा है। ईमानदारी, आप इसको ईमानदारी बोलती हैं कि चुनाव से पहले आप सिर्फ धर्म के नाम पर और पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ईमानदारी है? और ये ईमानदारी है कि आप लगातार ईडी सीबीआई भेजे जा रहे हैं, ये ईमानदारी है? किसने कहा ये ईमानदारी है? आप हर रोज़ एक नए जुमले लेकर आ रहे हैं, कभी मंगलसूत्र ला रहे हैं, कभी मटन ला रहे हैं, कभी मंदिर ला रहे हैं, कभी मस्जिद ला रहे हैं, कभी मुजरा ला रहे हैं। ये ईमानदारी है? किसने कहा ईमानदारी है? आप पूरे सरकारी तंत्र को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह कैसे चुनाव लड़े, अपने गांधीनगर से कितने कैंडिडेट्स को उन्होंने कॉल करके बैठाया है, ये ईमानदारी है? और चुनाव के ठीक बाद 150 डीएम को कॉल करने का क्या मतलब होता है? ईमानदारी है? ईमानदारी से अगर लड़ते तो शायद 100 सीट भाजपा क्रॉस कर पाती। मैं ये आप देखेंगे कि लगातार लोग जो हैं वो धर्म की राजनीति पर मोदी सरकार को घेरने का काम करते हैं। धर्म की राजनीति अगर करे होते तो वो अयोध्या से जीत कर आते हैं, लेकिन अयोध्या से जीत कर नहीं, ये संविधान की जीत है। संविधान की बदौलत देश के प्रधानमंत्री। वही बोल रही हूँ, धर्म का कार्ड तो इन्होंने खेला, अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन देश की जनता समझदार है। इस बात का श्रेय मैं देश की जनता को देना चाहती हूँ जिन्होंने अयोध्या से भी मोदी जी को हरा कर भेजा। और श्री राम जी ने, भगवान राम ने ये बता दिया कि तुम मुझे नहीं लाए हो, मेरा नाम ले लेकर तुम लोग आते हो, है ना? तो इस बार देश की जनता को कुछ तो बुरा लगा, अयोध्या की जनता को, जिन्होंने इन्हें हरा दिया। और बहुत मतलब आश्चर्य की बात है कि लगातार भाजपा के लोग बोलते थे कि हम लोग 10 लाख से बनारस मोदी जी जीत रहे हैं। और आपको पता होगा कि 3 घंटे तक कंटिन्यू हमारे अजय राय से प्रधानमंत्री मोदी जी पीछे चल रहे थे बनारस में। तो सोचिए, जो जिनका सपना था 10 लाख से जीतने का, वो 3 घंटे तक पीछे चल रहे थे। और फिर हमारी भाजपा की, बीजेपी की स्मृति ईरानी राहुल जी के पीए से हारती हैं। तो कहीं ना कहीं देश की जनता ने अहंकार को चूर चूर किया है। ये अहंकार नहीं, बल्कि उन्होंने एक बहुत अनुभवी नेता को शायद उन्होंने सत्ता में जाने से रोक दिया है। वो लगातार जनता की, अमेठी की आवाज़ बनकर सदन में जा रही थी। इस बार जनता शायद गुमराह हो गई अमेठी की। आपको क्या लगता है निधि जी, वो कितने मुद्दों पर बोली हैं इन 10 सालों में? स्मृति ईरानी जब 2014 से पहले सिलेंडर लेके बैठ जाया करती थी, सड़क पर ड्रामे करती थी, जब किसानों के फसल काटने चली जाती थी क्या? जब किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठकर 13 महीने आंदोलन किया तो गई थी क्या? और महिलाओं के लिए कब आवाज़ उठाया उन्होंने? क्या हाथरस की बिटिया मनीषा वाल्मीकि के लिए आवाज़ उठाया क्या? मणिपुर जब चल रहा था, मणिपुर में जब महिलाओं की अस्मिता लूटी जा रही थी, तब कहाँ थी स्मृति ईरानी जी? तब उन्होंने कुछ बोला क्या? और इसी दिल्ली में और जंतर मंतर पर देश की सबसे सशक्त बेटियां, देश की पहलवान बेटियों को उठाकर पूरा ऐसे हाथ पैर से चारों तरफ से पुलिस से उठाकर फेंका गया। उस समय कहाँ थी स्मृति ईरानी? आज आप बोलती हैं अमेठी की जनता ने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है। अमेठी की जनता को 2019 से एहसास हो गया था कि उन्होंने गलत कर दिया स्मृति ईरानी को जीतकर, और उस गलती को इस बार उन्होंने सुधार लिया। और किशोरी लाल जी बहुत पुराने लीडर है और जनता से हमेशा कनेक्ट रहे हैं अमेठी में। तो जनता उन्हें प्यार दी है और जनता ने उन्हें चुनकर लाया है। लेकिन आप लोग लगातार बीजेपी पे आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है विपक्ष की ये हैबिट बन चुकी है एक तरीके से कि मोदी को बस उनको आलोचना करना ही। आप देखेंगे कि हिंदू शेरनी इस बार हिमाचल की मंडी से जीत कर जा रही हैं। कंगना के बारे में क्या कहेंगी? एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती निधि जी, आप लोग उल्टा क्यों बोलते हैं? लगातार आरोप। हमारे तो पंडित नेहरू बेचारे कब मरे हैं और आज तक पंडित नेहरू को हिसाब देना पड़ता है। हर बात के लिए पंडित नेहरू को ले आते हैं, हर बात के लिए इंदिरा गांधी को ले आते हैं, हर बात के लिए आज़ादी के समय के जो हालात थे उसको ले आते हैं कि क्या किया 70 सालों में कांग्रेस ने। अगर कुछ नहीं किया तो आप बेच क्या रहे हैं? हम उन्हें कब, अभी देश के प्रधानमंत्री जो है, तो सवाल हम किससे करेंगे निधि जी?
सवाल तो देश के प्रधानमंत्री से ही किया जाएगा ना, और जो सत्ता में लोग बैठे हैं हिसाब कौन देगा, जवाब कौन देगा। मणिपुर के लिए कौन बोलेगा? पंडित नेहरू तो नहीं बोलेंगे ना मणिपुर के लिए। मणिपुर के लिए राहुल जी तो जवाब नहीं देंगे ना, जवाब जो सत्ता में है वही देगा। हम लोग वही सवाल करते हैं। हमारी ये आदत नहीं है, हम हक की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, देश की जनता के जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पर बात करते हैं। ये तो भाजपा जुमले देती है और झूठ परोसती है जनता के सामने। कंगना मैडम के बारे में आप क्या कहेंगी? इस बार बहुत लंबे समय से वो बीजेपी की कार्यकर्ता के तौर पर काम करती रही हैं। आज़ादी पर उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाया था कि असली आज़ादी 14 के बाद मिली है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? बहुत दुख होता है कि ऐसे सड़े हुए मानसिकता के लोग भाजपा में हैं और भाजपा पार्टी उन्हें पाल रही है, पोस रही है। उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए था। मैं उस समय भी बोली थी जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था कि इस महिला पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और इसे सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि इसने पूरे देश के जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने इस ज़मीन की मट्टी, इस भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए लहू बहाया है, वो माताएं और बहनें जिन्होंने अपने छोटे छोटे जेवर दे दिए थे जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और जब पैसों की ज़रूरत थी, कितनी महिलाएं लाठी खाई हैं, कितने पुरुष लाठी खाए हैं, बच्चे लाठी खाए हैं, कितने हमारे बुजुर्ग शहीद हुए हैं। कितनी शहादतों के बाद सुखदेव भगत, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और कितने लाला लाजपत राय, कितने लोगों की शहादत के बाद ये आज़ादी मिली है। तो ये देशद्रोही हैं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सिर्फ ये पार्टी और सत्ता के पुजारी हैं। कोई देशभक्ति नहीं है, कोई देश से प्यार नहीं है। इनका जो प्यार है, देशभक्ति और प्यार देश से, वो खोखला है, ड्रामे हैं सब। देशभक्ति पे आपने सवाल खड़ा किया। मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी की अगर हार का कोई कारण है तो वो मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया। मुसलमान देते भी पहले कहाँ थे जो वोट अब नहीं दिए? देश की जनता ने मोदी जी को वोट नहीं दिया। मैंने निधि जी पहले भी आपसे मैंने बोला था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर राहुल जी के साथ चलते आई हूँ और हमने सड़कों पर देखा है कि महिलाएं कितनी परेशान हैं, भूखमरी, कमर तोड़ महंगाई। आप सोचिए ना, जो महंगाई बढ़ती है तो उसकी मार पहले किससे पे पड़ती है? पति तो घर का पुरुष कमाने गया, लाके पैसे महिलाओं को दे दिया, बच्चों की फीस दो, इलाज कराओ, खाना खर्चा चलाओ, घर को चलाओ। महिलाओं की हालत खराब है। मैं तो पूरे देश में घूम रही हूँ, देख रही हूँ, और बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है। युवाओं में काफ़ी नाराज़गी और बेरोज़गारी है। ये सब उन सभी बातों का परिणाम है। और किसान और जो भी हमारे मजदूर हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, कोई खुशहाल नहीं है देश में, कोई खुशहाल नहीं। आप सोचिए ना, इतनी बड़ी शक्ति मोदी 400 पार का नारा, इतना भौकाल था, इतना नाम था, इतना पैसे। अब आप भी मानती हैं इनके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है और सारे संस्थान सरकारी, उसके बाद से भी ये सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, कुर्सी पर अकेले नहीं बैठ पाए। ये जनता ने इन्हें हराया है। अगर इन सभी तंत्रों के साथ और इन साजिशों के साथ ये नहीं आते तो 100 सीट भी क्रॉस करना मुश्किल हो जाता और आज इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही होती। बहुत भारी अंतर से जीतती इंडिया गठबंधन। मैं यही बोल रही हूँ निधि जी, जब से इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई थी, बुनियाद पड़ी थी, तब से ये इतने डर गए थे कि इंडिया गठबंधन भी नहीं बोलते थे। इंडी क्या बोलते थे, क्या नाम देते थे, खमंडिया गठबंधन, इंडी क्या समझ ही में नहीं आता। क्योंकि इन्हें पता था कि ये जो गठबंधन बना है, अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो इनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और बुरी तरह से हारते। इसलिए लगातार जिस दिन से बना, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड, हर जगह तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। और जहां तोड़फोड़ नहीं किया जा सका है वहां पर सीबीआई और ईडी पहुंच गई है और सलाखों के पीछे चले गए। पूरा देश गवाह है इस बात की। एक आखिरी सवाल कि टीवी मीडिया, अखबार को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि उनका जिस तरीके का चुनावी रुझान आया, चुनावी रिजल्ट के बाद टीवी अखबार का रवैया बदला है कि अभी भी वही मोदी मोदी मोदी? देखिए, मोरल तो डिमोरलाइज तो होते हैं। मोदी जी के भी चेहरे को देख लीजिए, बहुत उतरा हुआ है।
लेकिन मीडिया का जो इस वक्त में रोल रहा बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक। हम तो डिबेट में जाते थे, लगातार अभी भी जाते हैं, तो ऐसा मतलब फील होता है जैसे भाजपा वाले जो आ रहे हैं, एक तो पॉलिटिकल एनालिस्ट करके आते हैं, एक भाजपा के लिए प्रवक्ता आते हैं, और सब मिलकर और साथ में एंकर कांग्रेस वालों को, इंडिया गठबंधन वालों को दबाते थे। और जब हम बोलते हैं टीवी पर तो हमारे बीच में एंकर बोल देते हैं, और जब भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं तो उन्हें बोलने दिया जाता है जितना। जब हम अपना पक्ष रखते हैं तो बीच बीच में एंकर इंटरप्ट करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट सब इंटरप्ट करते हैं जी। तो इस तरह का समय हमने देखा है, लेकिन हम कभी हारे नहीं हैं। हम हमेशा लड़े हैं, खड़े रहे हैं ईमानदारी से, राहुल जी के पीछे राहुल जी जैसे खड़े रहे, जैसे चलते रहे, किसी ने कभी झुके नहीं, मुद्दों पर बने रहे। हमारा सबसे बड़ा निधि जी, और मैं बताऊं, हमने मुद्दों को नहीं छोड़ा। देश के युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं को महंगाई की मार है, हालत ख़राब है, किसान, मजदूर, श्रमिक और व्यापारी, छोटे उद्योग व्यापारी, तो हमने सभी के परेशानियों को देखा और परेशानियों पे हमने बात किया। भाजपा तो बहुत चाहिए हमें मुद्दों से भटका देना, उलझा देना उल्टे सीधे बातों में, ताकि हम उल्टे सीधे बातों को जवाब दें और फिर वो उसे पूरा मुद्दा बनाकर और उछाले। पर हम लगातार अपने मुद्दों पर बने रहे और देश की जनता ये देख रही थी। इस बार जो हमारा मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो बहुत ज़बरदस्त था जी। कि 15 अगस्त से जो 30 लाख पद रिक्त थे, उसमें उन पर रिक्त स्थानों को भरा जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी युवाओं को। 1 जुलाई से खटाखट 8500 रुपये हर गरीब परिवार की महिला मुखिया के खाते में आएगा। उनका काम था कि अपने मोदी जी अपने अरबपति खरबपति, अपने जो मित्र हैं उनको और अरबपति खरबपति बना रहे हैं, और हमारा राहुल जी का ये सोच है कि हम देश के गरीबों को कैसे लखपति बनाएं जी। तो देश की जनता समझी है ये बात, और देश की जनता राहुल जी के मोहब्बत के दुकान के साथ है, मोहब्बत के दुकान खोलने में विश्वास करती है, और भाजपा के नफरत के दुकान को बंद कर दी इस बार। देश की आवाम को क्या कहेंगी? जनता आपको सुन रही है, देख भी रही है, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री धर्म के मुद्दे को छोड़ के आज संविधान के आगे सर झुकाते हुए नजर आए, क्या वाकई में भारत की तस्वीर भी ऐसी बदलती हुई दिखाई देगी? देखिए, ये देश की जनता है। मैं हमेशा एक बात बोलती थी कि जनता जनार्दन होता है, जनता में बहुत शक्ति होती है। ये सिर्फ जनता की शक्ति का वजह से आज वो मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने गए, और निधि जी शायद वो आडवाणी जी से भी मिलने गए। हमने नहीं देखा पिछले समय में कि वो अपने पार्टी के किसी भी बुजुर्गों का सम्मान दिए हैं, या जो सम्मानजनक लोग हैं। चाहे हम ये नहीं बोलते हैं कि भाजपा में या कांग्रेस कहीं भी हो, जो बड़े लीडर है, जिन्होंने संघर्ष किया, उसे सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये लोगों की, जनता का ताकत है जो मोदी जी आज सम्मान कर रहे हैं, संविधान के आगे सर झुका रहे हैं। जो संविधान बदलने की बात करते थे जो लोग और चुप्पी साधे रहते थे, तो ये जनता जनार्दन। और मैं पुनः देश की जनता का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रिया बोलती हूँ कि आप लोगों ने कमाल कर दिया, अहंकार को तोड़ दिया। इसी तरह देश के लिए, संविधान के लिए वोट कीजिए और संविधान पर चलते रहिए देश के भलाई के लिए। और आपने अहंकार को तोड़ा है और अपने देश को बचा लिया है, संविधान को बचा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद देशवासियों जी। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका। शुक्रिया दीदी। तो ये थी हमारे साथ ज़ेबा खान। हमारी बातचीत पे आप लोग प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। फिलहाल तो सरकार का जो 400 पार का नारा था वो छोड़कर बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इस पर भी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।